अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बस नैन अली बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज ये हमारे पास एक डिवाइस आई है P8 लाइट। ठीक है, ये हमारे पास डेड कंडीशन में आया है। ठीक है, तो इसको अभी हम ओपन करते हैं और इसके अंदर जो भी फॉल्ट है वो हम चेक करने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि हमें फ़ॉल्ट ट्रेस करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो फ़ॉल्ट सबसे पहले आसान तरीकाकार ये होता है कि आप कस्टमर से पूछ लें सबसे पहले कि ये आपकी डिवाइस किस तरह बंद हुई है, डेड किस तरह हुई है। ठीक है, तो अगर तो कस्टमर बिल्कुल ही जो बात आपको बताए वो हकीकत हो और सच बोल रहा हो तो फिर डिवाइस जो है ना रिकवर करने में बहुत सारी आसानी हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर कस्टमर आपको झूठ बोल दे और आप उस पर काम करते रहें जो चीज़ उसमें है ही नहीं, ये फॉल्ट कस्टमर झूठ बोल दे किसी चीज़ का, तो फिर डिवाइस को आपने अपने तरीके से रिकवर करना है, ना कि बजाय कि आपने कस्टमर की बातों के ऊपर एतबार करना है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो ये डिवाइस हमारे पास है, ठीक है, इस डिवाइस का कस्टमर ने यह कहा कि ये डिवाइस गिरने से डेड हुई है। ठीक है, और उसने कहा कि मैंने एक दो जगह चेक करवाया, यहाँ पे देखेंगे आप सोल्डर पेस्ट लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इस जगह पे इसके सोल्डर पेस्ट लगा हुआ है। और पावर बटन अगर ऑन करते हैं इसका तो ये जो मिली एम्पेयर लेयर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से भी मैं पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ इसका मैं। तो अभी तक पावर बटन मैंने इसका प्रेस किया हुआ, अभी मैं पावर बटन इसका छोड़ रहा हूँ। तो पावर बटन मैंने इसका छोड़ दिया तो अभी ये देखेंगे 167 168 तक ये मोबाइल स्टक हुआ हुआ है। ठीक है, तो दोबारा आपको दिखाता हूँ। मैंने ये पावर सप्लाई उतारी है इसकी, दोबारा पावर केबल कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। और ये जो 1 मिली एम्पेयर अगर ये ले रहा कंज्यूम कर रहा तो ये मैंने बूट केबल लगाई हुई है मैकेनिक्स की, तो उसके अंदर एक लाइट लगी हुई है जिसकी वजह से 1 मिली एम्पेयर वो कंज्यूम कर रही है। ठीक है, तो इस 1 मिली एम्पेयर के अलावा अगर कोई मिली एम्पेयर ये लेता तो वो हम हाफ शार्टिंग में ले सकते हैं, लीकेज है। तो ये 1 मिली जो ले रहा है ये तो हमारी बूट केबल के अंदर जो लाइट लगी हुई वो ले रही है। तो मोबाइल अभी तक किसी किस्म का कोई एम्पेयर कंज्यूम नहीं कर रहा। तो अभी पावर बटन दबा रहा हूँ मैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल रीडिंग लेता है और उसके बाद ये ऑन होने की बूट करने की कोशिश करता है, लेकिन 167 168 पे जाके मोबाइल स्टक हो जाता है। ठीक है, तो ये केबल उतारी है तब वापस आई है रीडिंग इसकी। तो अभी मोबाइल को हम डिसअसेंबल करते हैं और उसके बाद जो है आपको बताता हूँ कि इसके आगे नेक्स्ट स्टेप्स आपने क्या करने हैं इसके। ठीक है,
Drinking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow. Moving with the motion, following the light that sets
तो दोस्तों आज हमारे पास एक ये मोबाइल आया हुआ था, P8 लाइट मोबाइल था। इसको आज हमने रिकवर किया। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, लेकिन ये एक रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियो बनाई है। ये गुलफराज भाई हैं, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें कोई ऐसी वीडियो बना के बताएं आपके, जिससे हम एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर काम कर सकें और एक आइडिया लगा सकें कि ये हमारी ये पावर IC का मसला है या eMMC का मसला है या हमारे प्रोसेसर का मसला है। तो ये जो चीज़ें होती हैं कि हम अगर एक बंदा आपको कह रहा है कि यानी कि इतनी रीडिंग है तो ये इस चीज़ का मसला है, इतनी रीडिंग है तो इस चीज़ का मसला है, तो वो आप 100% उसके ऊपर श्योर नहीं कर सकते, श्योरिटी नहीं दे सकते। लेकिन एक आइडिया के मुताबिक आप चल सकते हैं कि मसलन के अगर आपके अभी मेरे पास ये सेट आया था, तो मैंने जब इसको आपको पावर सप्लाई के ऊपर ऑन करके दिखाया था तो ये 168 मिली एम्पीयर पे जाके वहाँ पे स्टक हो जाता था, तो वहीं पे रुकी रहती थी रीडिंग। तो अगर आप ये एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर काम कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके सेट में, सबसे पहले अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं आपको 2-3 किस्म की रीडिंग्स बताऊँगा। तो उस रीडिंग से आपने एक आइडिया लगा के आगे आपने काम करना है एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है एंड्रॉयड मोबाइल को रिकवर करने का, कि ये डिवाइस मेरे पास आई थी तो कस्टमर का ये कहना था कि ये डिवाइस ड्रॉप हुई है, गिरी है डिवाइस। तो अगर आप इस डिवाइस को देखेंगे तो इस कॉर्नर से ये डिवाइस टूटी हुई है यहाँ से। तो कस्टमर का कहना था कि ये डिवाइस गिरी है और कस्टमर का ये कहना था कि इसके अंदर मेरा कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी डाटा है और वो मुझे चाहिए। तो काइंडली अगर आप ये रिकवर करके दे सकते हैं तो आप ये इसके ऊपर काम करें, ठीक है। तो बहरहाल ये कस्टमर ने किसी और जगह पे चेक कराया था, लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये थी कि मैंने आपको पहले भी एक बात बताई है कि जिस डिवाइस के ऊपर किसी और रिपेयरिंग वाले ने काम ना किया वो उस डिवाइस को रिकवर करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो ये मेरी गुड लक थी कि ये डिवाइस उसने चेक तो कराई है और 2-3 जगह पे, लेकिन ये डिवाइस के ऊपर किसी जगह पे कोई भी काम नहीं हुआ था। इस डिवाइस की यहाँ से शील्ड्स वाला दोनों साइड पे, पावर IC वाली साइड पे भी और प्रोसेसर वाली साइड पे, इस साइड पे जो पावर IC है यहाँ से भी और ये CPU और eMMC वाली साइड से भी शील्ड्स मैंने खुद उतारी हैं, खुद काटी हैं, ठीक है। यानी कि इस डिवाइस के ऊपर किसी ने काम नहीं किया था, ठीक है। अगर किसी ने किया था तो बैटरी वगैरह चार्ज करके चेक की होगी। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है मोबाइल को चेक करने का वो ये होता है कि आप मल्टीमीटर की बैटरी टर्मिनल से रीडिंग लेंगे कि बैटरी टर्मिनल के ऊपर क्या रीडिंग आ रही है, शॉर्ट आ रही है, हाफ शॉर्ट आ रही है या नॉर्मल रीडिंग आ रही है, ठीक है। उससे अगला स्टेप ये होता है कि आपने यहाँ पर इसकी जो आपकी Vbat की सप्लाई है बैटरी टर्मिनल की, उसकी जितनी भी सप्लाई है उस सप्लाई को आपने चेक करना है कि वहाँ पे कोई कैपेसिटर उस लाइन में शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपकी पावर IC के बाद की जो लाइन होती है जिसे हम सेकेंडरी वोल्टेज कहते हैं, सेकेंडरी लाइन कहते हैं, उस लाइन में वोल्टेज होते हैं। उस लाइन को हमने सारे जितने भी कैपेसिटर होते हैं उसको हमने चेक कर लेना था ग्राउंड के साथ कोई कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है। तो अगर आपकी सेकेंडरी लाइन में शार्टिंग होगी तो Vbat के ऊपर वो शार्टिंग शो प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है, वो आपको हाफ शार्टिंग शो होगी। लेकिन अगर सेकेंडरी लाइन में शार्टिंग है तो आप सेकेंडरी लाइन में ही चेक करेंगे, वहाँ पे शार्टिंग शो होगी। तो ये डिवाइस आई, इसकी हमने प्राइमरी लाइन में भी चेक कर ली, सेकेंडरी लाइन में चेक कर ली, कोई शार्टिंग नहीं थी। अगला जो हमने डिसीजन लेना था इसके ऊपर हमने क्या काम करना है, ठीक है। वो डिसीजन मैंने आपको एक बात बताई थी कि कस्टमर कुछ ऐसे कस्टमर है कि आप उनकी बात पे एतबार करके चलें तो वो भी आपका एक काम हो सकता है, लेकिन कस्टमर अगर झूठ बोल रहा हो तो वो काम आपका ठीक नहीं होगा, उसमें आपका टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा। तो कस्टमर से मैंने इस चीज़ की काफ़ी जो है ना श्योरिटी ली थी कि मैंने उसे कहा यार 100% कन्फर्म है कि ये डिवाइस तुम्हारी गिर के बंद हुई है या चार्जिंग पे लगी हुई बंद हुई है या फिर आपकी ये चलते चलते बंद होगी है, किस तरह। अभी चार्जिंग के ऊपर सेट जो बंद होते हैं ज़्यादातर उनमें पावर IC का मसला आता है, ठीक है। और जो सेट इसमें बंद होते हैं चलते चलते डायरेक्ट बंद हो जाते हैं, या कोई आप गेम खेल रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं तो बंद हो गए, तो वो आपकी eMMC में बंद हुए होते हैं, ठीक है। तो जो सेट चलता हुआ गिर जाए सेट और बंद हो जाए तो वो 100% रिकवर भी हो जाता है, ठीक है, अगर उसके प्रिंट ज़्यादा ना डैमेज हुए हों। अभी आपके सामने था कि जब हमने eMMC और प्रोसेसर उतारा था तो प्रोसेसर के नीचे से एक पॉइंट डैमेज था और eMMC के नीचे से भी एक पिन डैमेज हुआ था। और जब हमने eMMC से यहाँ पे प्रोसेसर का जो जंपर लगाया हमने, वो लाइन यहाँ पे eMMC के अंदर जा रही थी, यानी कि वो कोई डाटा की लाइन हो सकती है, ठीक है। अब जो बात आती है हमारी रीडिंग्स की कि कितनी रीडिंग हो और हम किस चीज़ का फॉल्ट समझ सकते हैं कि ये फॉल्ट कहाँ पे किस चीज़ का हो सकता है। तो मैं आपको एक रीडिंग्स का बता देता हूँ। रीडिंग्स के ऊपर आप 100% एतबार नहीं कर सकते। रीडिंग्स जो होती हैं वो उसके ऊपर आप 50% तक यानी कि एक काम लेके चला सकते हैं कि 50% तक एक आपको आइडिया मिल जाता है कि ये किस चीज़ का फॉल्ट हो सकता है।
तो यहाँ पे जो एंड्रॉयड मोबाइल हैं इनको जब हम पावर बटन प्रेस करके ऑन करेंगे, एक तो यह है कि अभी जब हम इसको पावर सप्लाई के साथ इस मोबाइल को लगा रहे थे तो पावर सप्लाई के ऊपर कोई एक्स्ट्रा मिली एम्पेयर कंज्यूम नहीं कर रहा था, किसी किस्म का भी ये कोई भी यहाँ पे करंट कंज्यूम नहीं कर रहा था, यानी कि इसके अंदर हाफ चार्जिंग नहीं थी, फुल चार्जिंग भी नहीं थी। डिवाइस का सबसे पहले आपने ये चीज़ चेक करनी होती है, ठीक है। दूसरा ये है कि जो आपकी रीडिंग की बात आ गई है, डेड मोबाइल आपके पास एंड्रॉयड आ गया, जब आप उसे पावर सप्लाई पे ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद अगर आपका सेट जो है वो 50 मिली ले रहा है, 50 मिली एम्पेयर के अंदर की रीडिंग ले रहा है, तो वो आपकी पावर आईसी का मसला है, ठीक है। मेरे पास अभी जो पावर सप्लाई है उसके पहले जीरो के बाद जो डॉट है उसके आगे 3 जीरो हैं, ठीक है। यानी कि मेरे पास जो पावर सप्लाई है उसका जो लास्ट जीरो है वो 1 मिली एम्पेयर है। अगर आपके पास जो पावर सप्लाई है उसके जीरो के बाद जो डॉट आता है, डॉट के बाद अगर 2 जीरो हैं तो उनमें से जो राइट साइड वाला जीरो होगा वो आपके वहाँ पे अगर 1 आता है तो वो 1 = 10 होगा वो, यानी कि वो 10 मिली एम्पेयर कहलाएगा वो। अगर आपके पास वहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है, आपकी जो पावर सप्लाई है उसके ऊपर 3 जीरो हैं, जो लास्ट वाला जीरो है सबसे राइट साइड वाला, अगर वहाँ पे आपका 5 आ रहा है तो इसका मतलब है वो 5 नहीं है, वो 50 है। जो मेरे पास पावर सप्लाई है इसके ऊपर डॉट के बाद 3 जीरो हैं, ठीक है। जो लास्ट वाला राइट साइड पे जीरो आएगा उसके अगर 5 आएगा तो उससे मैं 50 नहीं कहूँगा, उससे मैं 5 मिली एम्पेयर कहूँगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने पावर सप्लाई है जो ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, तो उनके पास जो है वो फ़िलहाल ज़्यादा लोग यही वाली पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं जिसके ऊपर डॉट के बाद 2 जीरो हैं, ठीक है। तो उनको मैं गाइड कर दूँ कि उनके जो सेकंड जीरो है, यानी कि राइट साइड से बिल्कुल जो सज्जे हाथ पे जो जीरो आएगा उनका, वो जीरो का जो 1 है, अगर वहाँ पे 1 होगा तो वो 10 के लाएगा, 2 होगा तो 20 के लाएगा। इसी तरीके से अगर 8 वहाँ पे आएगा तो वो 80 के लाएगा। 8 के बाद जीरो एक और होता है तो वो उसे हम 80 मिली एम्पेयर कहेंगे। यानी कि आपके पास अगर पावर सप्लाई है तो उसके ऊपर आपकी रीडिंग 5 से ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है कि ये आप पावर आईसी का मसला नहीं है, ठीक है। और अगर वो 5 से कम रीडिंग ले रहा है, ठीक है, तो वो आप समझ लें कि पावर आईसी का मसला है। तो अब मैं जो मेरे पास पावर सप्लाई है उस वाली की सप्लाई के मुताबिक बताता हूँ। तो वो ये है कि अगर आपके पास पावर सप्लाई के ऊपर सेट लगाने के बाद पावर बटन दबाने के बाद 50 मिली एम्पेयर से अंदर की रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब है आपकी पावर आईसी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, ठीक है। आपने वर्क करना पावर आईसी के ऊपर। और ये सेट जो है इनके अंदर डीसी डीसी आईसी जो होती है, डीसी टू डीसी आईसी कह लें, वो आईसी इसके अंदर नहीं लगी हुई, ठीक है। तो लिहाजा जिन सेटों में वो लगी हुई है उनको थोड़ा सा डायग्नोज करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। वो भी कोई मोबाइल आ जाएगा उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है काम। तो एक चीज़ आपने याद कर ली कि आपकी 50 मिली एम्पेयर के अंदर की रीडिंग होगी तो वो पावर आईसी की रीडिंग होगी। 50 से लेके 120 मिली एम्पेयर तक की रीडिंग होगी, या तो वो रीडिंग वापस आ रही होगी या स्टक हो रही होगी, कुछ भी हो। अगर 50 से लेके 120 के दरमियान है तो वो ज़्यादातर जो है ना 50% चांसेस होते हैं कि ये जो रीडिंग होती है ये आपकी EMMC की रीडिंग होती है, ठीक है। जो आपकी रीडिंग 50 से लेके ऊपर जा रही होती है तकरीबन 150 तक भी जा सकती है, 145 140 तक भी जा सकती है रीडिंग। 50 से लेके 150 तक के अंदर रीडिंग होती है, ये रीडिंग आपकी EMMC की रीडिंग हो सकती है, ठीक है। और EMMC के बाद जो तीसरी रीडिंग आती है वो आपकी CPU की रीडिंग होती है। अगर आपकी 150 मिली एम्पेयर से ऊपर अगर पावर सप्लाई रीडिंग दे रही है, आपको पावर बटन दबा रहे हैं तो वहाँ पर 150 प्लस रीडिंग जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रोसेसर है, आप प्रोसेसर की ये रीडिंग आ रही है। अब जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रोसेसर में आ रही है, ठीक है। तो प्रोसेसर में जो प्रॉब्लम आ सकती है, प्रोसेसर 90% तक ख़राब नहीं होते, मीडियाटेक के जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन हाई सिलिकॉन के इसमें लगा हुआ है, क्वालकॉम के CPU, SPD के CPU, ये SPD और जो मीडियाटेक के CPU हैं ये ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं। SPD के वो वाले CPU ख़राब होते हैं जिनके अंदर बिल्ट इन पावर आईसी लगी हुई है। जिस तरह आपको मिसाल देता हूँ, ये एक डिवाइस पड़ी हुई है 7731C, ठीक है। ये क्यू मोबाइल i8i है या i2 मॉडल है। तो इसके यहाँ पे एक CPU लगा हुआ है, इधर EMMC लगी है और पावर आईसी कहीं पे भी नहीं लगी हुई। तो ये इसके अंदर ही पावर आईसी होती है, तो ये वाले CPU ख़राब हो सकते हैं आपके। और मीडियाटेक के CPU जो हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हाई सिलिकॉन के क्वालकॉम का CPU हो गया, ठीक है, और SPD के CPU हो गया, ये वाले CPU जिनके अंदर पावर आईसी ना हो SPD का, ठीक है, ये वाले CPU 90% ख़राब नहीं होते जल्दी जल्दी, ठीक है।
लेकिन मीडियाटेक के CPU 50% तक ख़राब हो जाते हैं। मीडियाटेक के CPU हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं और वो बिल्कुल बेकार होते हैं, इतना अच्छा काम नहीं करते। आपके सामने ये क्यू मोबाइल की ज़्यादा डिवाइसेस के अंदर आपने देखा या तो SPD के CPU आ रहे होते हैं या फिर मीडियाटेक के आ रहे होते हैं, क्योंकि क्वालकॉम का CPU महंगा है, ठीक है। तो इस वजह से ये हाई सिलिकॉन इसमें लगा हुआ है, ये भी CPU महंगा है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 180 अभी ले रहा था रीडिंग, ठीक है, 180 मिली एम्पेयर ये रीडिंग ले रहा था, 168 तक भी ले रहा था। तो इसमें यह है कि जो 150 से ऊपर रीडिंग होगी वो रीडिंग हमारे प्रोसेसर, ये नहीं कि प्रोसेसर हमारा ख़राब है, ठीक है, उसमें 2-3 हो सकते हैं मसले। ये तो प्रोसेसर जो है वो eMMC के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। अभी इस केस में हमारे पास जो ये है कि एक हमारे तो eMMC के नीचे से पॉइंट डैमेज हुआ हुआ था और एक CPU के नीचे से डैमेज हुआ हुआ था पॉइंट। जो CPU के नीचे से इस पॉइंट डैमेज हुआ हुआ था, यहाँ पे एक पॉइंट डैमेज था, वो लाइन यहाँ से निकल के यहाँ पे eMMC के अंदर जा रही है, यानी कि वो लाइन हमारी डाटा की लाइन हो सकती है। जो डाटा की लाइन होती है उस लाइन से CPU जो होता है हमारा eMMC के अंदर जो फ्लैश फाइल होती है उस डाटा की लाइन के थ्रू वो उसको रीड करता है, पढ़ता है, ठीक है। और जब तक डाटा की लाइनें पूरी कम्युनिकेट नहीं होती तब तक प्रोसेसर CPU जो हमारा सेट को ऑन नहीं कर पाता, ठीक है। तो एक्सेस उसको हासिल नहीं होती सॉफ्टवेयर की तरफ से, तो इसलिए वो सेट को ऑन नहीं कर पा रहा होता। तो अभी जो हमारे पास रीडिंग आ रही थी तो उसमें हमने CPU रिप्लेस नहीं किया, ठीक है, eMMC को रीप्रोग्राम कुछ भी नहीं किया, उसमें सिर्फ हमने जंपर लगाया, जो पॉइंट टूटा हुआ था वहाँ पे जंपर लगाया और एक पॉइंट यहाँ पे टूटा हुआ था वहाँ पे जंपर लगाया। तो उसमें यह था कि जो रीडिंग आ रही थी हमारे पास वो 150 प्लस रीडिंग आ रही थी, यानी कि 150 प्लस रीडिंग का मतलब यह है कि eMMC अपना प्रॉपर तकरीबन काम कर रही है। ये बात कंफर्म नहीं, 100% नहीं कह सकते कि आपकी अगर 50 मिली एम्पेयर से ऊपर रीडिंग आ रही है उसके बाद सेट ऑन नहीं हो रहा तो उसे आप 100% नहीं कह सकते कि पावर ऐसी ठीक है, तब भी आपकी पावर ऐसी ख़राब हो सकती है, ठीक है। और अगर 50 से ऊपर रीडिंग जा रही है और सेट ऑन नहीं हो रहा, मिसाल के तौर पे मैं आपको बात बताता हूँ कि आपकी मिसाल के तौर पे 150 तक रीडिंग जा रही है और सेट ऑन नहीं हो रहा, तो उसमें आप 100% नहीं श्योर कह सकते कि आपकी पावर ऐसी ठीक है, ठीक है। आपको एहतियातन पावर ऐसी सबसे पहले रिप्लेस करके चेक कर लेनी है, अगर पावर ऐसी आपके पास अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं तो आप रिबाल करके चेक कर सकते हैं। आपने देखा था मैंने इस सेट के ऊपर सबसे पहले पावर ऐसी रिबाल करके लगाई थी। पावर ऐसी रिबाल करके लगाने के बाद सेम एज इट इज़ रीडिंग आ रही थी, 168 से लेकर 180 मिली एम्पेयर शो करता था पावर बटन दबाने के बाद, वहीं पे स्टक हो जाता था। तो उसके बाद मैंने आगे इसका काम किया था CPU eMMC के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास 150 से ऊपर रीडिंग आ रही है, 150 मिली एम्पेयर से ऊपर रीडिंग आ रही है एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर, तो सेट बूट नहीं कर रहा। अगर मोबाइल आपकी जो डिवाइस है वो बूट नहीं कर पा रही तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि आपका CPU ये नहीं है कि ख़राब हो सकता है, उसमें आपका CPU के लाइन कोई डैमेज हो सकती है, eMMC की कोई लाइन डैमेज हो सकती है, ठीक है। कम्युनिकेट का जो कोई मसला हो सकता है, यहाँ से कोई डेटा की लाइन मिस हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अभी इसमें सिर्फ डेटा की 2 लाइनें से, एक ही साइड से लाइन डिस्कनेक्ट हुई थी, एक यहाँ से लाइन डिस्कनेक्ट हुई थी। सिंपली मैंने दोनों चीज़ें रिबाल की हैं, वो जंपर लगा के हमारा डिवाइस ऑन हो गई है। तो यानी कि कस्टमर ने जो मुझे बात बताई थी कि ये डिवाइस मुझसे गिरी है, ड्रॉप हुई है, ठीक है। तो अभी मेरे पास UFI बॉक्स अवेलेबल है। मैंने eMMC उतारने के बाद eMMC का मैंने टेस्ट लिया था UFI बॉक्स के ऊपर, तो इसकी हेल्थ जो है 60 to 70% है, बहुत वीक हेल्थ है इसकी। लेकिन मैंने eMMC के अंदर कोई प्रोग्रामिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैं चेक कर रहा था कि eMMC के अंदर firmware इसका मौजूद है या नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कोई टूल अवेलेबल है जो eMMC को चेक कर सके तो आपका एडवांटेज है, उससे आपका काम बहुत ईजी हो सकता है। कि अगर मेरी eMMC के अंदर फाइल ही मौजूद नहीं है, ये सेट सॉफ्टवेयर के अंदर डेड हुआ है या eMMC के अंदर डेड हुआ है, तो मेरे लिए ये आसानी हो सकती है कि मैं जब eMMC उतार के UFI के अंदर लगाऊंगा तो UFI इसकी eMMC के अंदर firmware भी शो करवा रहा है और इसकी हेल्थ चेक कर रहा है कि इतनी हेल्थ है इसकी। बेशक इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा थी, 60 to 70% थी। बहरहाल ये है कि हमने कस्टमर की बात पर भी एतबार करना है कि कस्टमर ने कहा कि मेरी डिवाइस चलती भी बंद हुई है, सेट ऑन था, हाथ से गिरा और डेड हुआ है सेट। तो इसलिए मैंने इस eMMC को कुछ भी नहीं छेड़ा, इसका मैंने ये एज इट इज़ बस रिबॉल करके लगाई है। कुछ केसेस में, रेयर केसेस हैं जिनके अंदर आपको प्रोसेसर चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि कौन से प्रोसेसर ज़्यादातर ख़राब होते हैं, ठीक है। वो प्रोसेसर आपके मीडियाटेक का, बेशक लेटेस्ट मॉडल कोई मीडियाटेक का हो, कुछ लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं मीडियाटेक के सेट जिनमें मैंने प्रोसेसर रिप्लेस करके प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, ठीक है। पावर IC भी रिप्लेस की है और प्रोसेसर भी रिप्लेस किया, और वो जो पावर IC उतारी थी वो दूसरे किसी बोर्ड में लगाई है तो वो पावर IC भी नहीं चली, यानी कि हमारा प्रोसेसर प्लस पावर IC दोनों चीज़ें ख़राब थी।
तो ये 2-3 किस्म की रीडिंग बता दी है कि अगर आपकी अंडर 50 रीडिंग आ रही है तो वो आपकी पावर आईसी की हो सकती है, और 50 से लेके 120 तक जो है वो आपकी 120-150 तक ये ईएमएमसी की हो सकती है, और 150 से ऊपर रीडिंग जा रही है तो वो आपका सीपीयू का मसला हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। और दूसरी चीज़ ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैंने ये पेस्टेड आईसियाँ उतारने के बाद असल में इसकी पेस्ट काफ़ी सारी हार्ड थी। इस मॉडल में जो लगी हुई है पेस्ट वो थोड़ी हार्ड है। असल में जो सीपीयू होता है ये थोड़ा सा नाजुक होता है क्योंकि साइज़ में बड़ा होता है। इसके अंदर आपको पता है काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो जब मैंने ये पावर आईसी और इसकी ये सीपीयू उतारने के बाद जब मैंने इनको साफ़ किया तो आप देख रहे थे कि मैंने जब साफ़ करा तो बिल्कुल जल्दी जल्दी साफ़ होता जा रहा था। तो वो इस तरीके से नहीं है क्योंकि मेरे पास इस मॉडल की पावर आईसी न्यू या फिर इसके साथ कोई सेट मेरे पास अवेलेबल नहीं था जहाँ से मैं पावर आईसी इसकी उतार सकता। ठीक है, तो पावर आईसी और सीपीयू जो पेस्टेड हैं और जिनकी पेस्ट थोड़ी हार्ड हो, क्योंकि जो सीपीयू होता है वो साइज़ में बड़ा होता है। जब हम उसको यहाँ से नीचे से कागज से उसका पेस्ट साफ़ करते हैं तो नीचे से वो उसकी जो लेयर होती है, ये यूवी की जो लेयर होती है ग्रीन कलर की, ये उसके ऊपर बहुत थिन लेयर लगी होती है, बहुत पतली लेयर होती है। तो आपके काव्य की वजह से वो लेयर आपकी डैमेज हो जाती है और नीचे से जो है ना आपका जो कॉपर है वो निकलना शुरू हो जाता है। और सेम सीन ये इसी तरीके से आपकी पावर आईसी के भी अंदर है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा सेट आया जिसके ऊपर आपने पेस्टेड आईसी लगी हुई है और आपके पास उसकी रिप्लेस में आईसी या बोर्ड अवेलेबल नहीं है, तो आप चाहते हैं कि हमने ये आईसी उतार तो ली अब लेकिन अब इसकी पेस्ट साफ़ करनी है, तो कोई ऐसा सेफ तरीका हो जिससे हमारी पेस्ट भी साफ़ हो जाए और हमारी ये आईसी एज इट इज़ रहे। ठीक है, ख़राब ना हो और नीचे से कोई कॉपर ना निकले इसका। ठीक है, क्योंकि सीपीयू के उतारने के बाद अगर आप इसको हीट गन से अगर इसकी सफाई करते हैं इसकी पेस्ट की, तो उसमें आपका सीपीयू डेड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, और यही सेम सीन है कि अगर पावर आईसी है आपकी तो पावर आईसी को आप साफ़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो साइज़ में भी छोटी होती है, तो उसके नीचे से अगर जब आप काविया लगा के इसको आप पेस्ट साफ़ करेंगे तो आपकी पेस्ट जो है साफ़ तो होती जाएगी लेकिन नीचे से पॉइंट भी साफ़ होते जाएंगे। पॉइंट साफ़ होने का मतलब ये है कि नीचे जो यूवी की लेयर लगी होती है ग्रीन कलर की आईसी के ऊपर, वो आपकी डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो इसका सेफ तरीका ये है कि इसके अंदर मैंने जो ये यूज़ की थी, क्योंकि इसके ऊपर हार्ड पेस्ट लगी हुई थी, एक पेस्ट आती है वो नरम पेस्ट होती है, उससे आप आसानी से काम कर सकते हैं। इसके ऊपर जो पेस्ट लगी हुई थी वो हार्ड पेस्ट थी। तो मैंने ये एक लिक्विड आता है, ये मैकेनिक्स का लिक्विड है और इसे BGA आईसी लिक्विड कहते हैं। और इसके साथ के मेरे पास एक रिलाइफ में आता है, रिलाइफ का भी अवेलेबल है और ये वाला भी अवेलेबल है। मैंने इनके अंदर ये यूज़ किया था। जस्ट आपने ये काम करना है कि आपने आईसी उतारने के बाद ये लिक्विड का एक कतरा आईसी के ऊपर डाल देना आपने, और आपने 20 मिनट वेट करना है। ठीक है, 20 से 25 मिनट वेट करना है। उसके बाद आपने आईसी के ऊपर सिर्फ आपने ये तो ब्रश से साफ़ कर देंगे। सीपीयू को मैंने तकरीबन आधे घंटे रखा था। आप बहुत ज़्यादा टाइम ज़्यादा नहीं रख सकते क्योंकि आपकी जो ये लिक्विड है ये आपकी उस लेयर को ये लिक्विड डैमेज कर सकता है। ठीक है, आपने साथ साथ चेक करते रहना कि जो हमारी जो पेस्ट है वो नरम हुई है या नहीं हुई। तो जैसे ही नरम हुई है तो आप उसे ये कागज से साफ़ कर लें अभी, और या फिर आप उसको ज़्यादा देर लगाना है तो आप बुरश से भी साफ़ कर सकते हैं। तो आपने देखा था सीपीयू को मैंने बुरश से साफ़ किया तो उसकी सारी पेस्ट साफ़ हो गई थी। थोड़ी सी पेस्ट आ गई थी वो हम काविये की मदद से हमने साफ़ कर ली थी। और जो हमारी पावर आईसी है उसके ऊपर भी मैंने लिक्विड यूज़ किया है। ठीक है, पावर आईसी के ऊपर मैंने 15 मिनट लिक्विड डाला था और सीपीयू के ऊपर जो लिक्विड डाला था वो मैंने 25 मिनट लिक्विड डाला था। ठीक है, तो उससे यह है कि हमारा जो है ना नीचे से पॉइंट कोई भी डैमेज नहीं होता, आपकी सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और आपकी जो भी डिवाइस है, ठीक है, और जो उसकी आईसी है वो पावर आईसी है या ईएमएमसी है या प्रोसेसर है, वो आपका एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो जो लोग मुझसे ये कहते हैं कि नहीं हमारे पास ईएमएमसी को रिपेयर करने के लिए या कोई ऐसा बॉक्स नहीं है या इस तरह के मामला, तो अभी देखें कि ये अगर आपकी ईएमएमसी आपके सामने मैंने ये सेट रिबाल किया है और इसके अंदर जिस लड़के का डाटा था वो सारा कुछ उसके अंदर मौजूद है, डाटा की इससे ज़रूरत थी, तो मैंने ईएमएमसी को रिप्रोग्राम नहीं की। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि ईएमएमसी की 60 to 70% लाइफ कंज्यूम हुई थी। ठीक है, तो अच्छा लाइफ इसकी कंज्यूम हुई थी इसकी 60 to 70%। अब हमने ये लगा के मोबाइल को दोबारा ऑन भी करा लिया, लेकिन अब ये काम करने के लिए आपके पास जो हॉट एयर आपकी वो अच्छी होनी चाहिए। आपके पास अगर फारिग अच्छी हॉट एयर नहीं है, ठीक है, मसलन कि आपके पास एक कार्डा 850 हॉट एयर है, उससे अगर आप इस आईसी के ऊपर काम करेंगे तो सेट ये ईएमएमसी 60 to 70% इसकी हेल्थ बहुत कमज़ोर हुई है
आपके सामने है कि डिवाइस बूट भी काफ़ी देर बाद करती है। तो अगर आप इस eMMC के ऊपर काम करेंगे लोकल हीट गन से, तो ये आपकी eMMC जिसकी ऑलरेडी हेल्थ कम है, तो वो आपकी eMMC हो जाएगी डेड। ठीक है, तो ये काम करने के लिए आपको थोड़ी सी अच्छी हॉट एयर लेनी पड़ेगी। ठीक है, और जो भी इस वीडियो के अंदर टूल मैंने यूज़ किए हैं, अगर आपको उनमें से किसी टूल की भी कोई ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, किसी किस्म की भी, तो आप वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वो सारी चीज़ें। इस वीडियो के अंदर जितने भी टूल्स मैंने यूज़ किए हैं सारे टूल्स मेरे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो मैंने आज आपको ये गाइड कर दिया कि इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि एंड्रॉयड डिवाइस आया, आप उसको किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने कस्टमर से पूछना होता है कि ये किस तरीके से डेड हुई है। तो अगर कस्टमर कह रहा है कि चार्जिंग पे लगा हुआ सेट डेड हुआ है, तो चार्जिंग जो सेट लगे हुए डेड होते हैं, तो या तो उनकी ओवर वोल्टेज जो आईसी होती है लगी हुई पावर, जो चार्जिंग आईसी लगी होती है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की, ठीक है, वो आईसी ख़राब हो सकती है। जिनमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन नहीं लगी हुई, उनकी ज़ेनर डायोड लगी होती है, वो ख़राब हो सकती है। और जिनमें ज़ेनर नहीं लगी हुई, तो उनकी आपकी पावर आईसी ख़राब हो सकती है। और जो लोग कहते हैं कि हमारा सेट ड्रॉप होने के बाद बंद हुआ है, तो उसका आपको बताया कि कोई ना कोई प्रिंट डैमेज हो जाता है। और प्रिंट ज़्यादा जो डैमेज होते हैं वो या तो eMMC के नीचे से होते हैं या प्रोसेसर के नीचे से होते हैं। तो आपने एक चीज़ नोटिस की थी, जब मैंने इसकी eMMC उतारी थी, तो इस साइड से eMMC के इस साइड से ब्लेड मैंने इंसर्ट किया था, इस साइड से आप देखेंगे कि यहाँ से सारा eMMC के नीचे से UV जो है ना, वो सारा उतरा हुआ था। तो जब सेट ड्रॉप हुआ, सेट गिरा ना, तो ये पेस्ट जो थी, पेस्टेड आईसी थी, यानी कि उसने तो आईसी को अपनी जगह पकड़ा हुआ था, लेकिन जो यूवी थी इसके ऊपर लगी हुई, उसकी पकड़ कमज़ोर हुई थी, क्योंकि काफ़ी पुराना सेट है। तो यूवी जो है ना, गिरने की वजह से जब उसे शॉक लगा, तो वो यूवी जो यहाँ पे लेयर थी वो सारी eMMC के साथ चिपक गई थी। ठीक है, और दूसरी आपने चीज़ देखी थी कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ डैमेज होती है वो आपकी eMMC और CPU के प्रिंट डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि साइज़ में बड़े होते हैं, तो इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं पॉइंट डैमेज होने के। पावर आईसी के भी हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं। पावर आईसी के पॉइंट डैमेज जल्दी जल्दी नहीं होते। तो इसमें हमने जो सेट ड्रॉप हुआ होता है, उसमें हम उसको 100% रिकवर कर सकते हैं। अगर तो उसके बहुत ज़्यादा पॉइंट डैमेज हो चुके हैं, तो उसको बेशक आप रिकवर ना करें, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। लेकिन अगर उसके 2-3 पॉइंट डैमेज है, तो आप उसको 100% रिकवर कर सकते हैं। और दूसरा आपको बताया था कि जो सेट चलते चलते बंद होते हैं, तो वो 90% eMMC में बंद होते हैं। मसलन कोई कस्टमर कहता है कि मोबाइल यूज़ कर रहा था, कॉल के ऊपर बंद हो गया। कोई कहता है मैं यूज़ कर रहा था, वीडियो देख रहा था, मोबाइल बंद हो गया। कोई कहता है गेम खेल रहा था। तो इस तरह के जो चांसेस होते हैं, उनमें 90 से 80% जो चांसेस होते हैं वो eMMC में सेट बंद हुए होते हैं। उसमें आपको eMMC चेक करनी होती है, लेकिन आपकी पावर सप्लाई से आप उसकी रीडिंग भी एक हाथ तक चेक कर सकते हैं, क्या रीडिंग आ रही है उसकी। ठीक है, तो ये डिवाइस है, इसकी अभी आपको मैं रीडिंग दिखा देता हूँ पावर सप्लाई के ऊपर, कि पहले कितनी रीडिंग ले रहा था, अभी किस तरीके से रीडिंग लेके ये बूट करता है। तो ये रीडिंग से भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जब 168 पहले रीडिंग ले रहा था और 180 तक जाता था, तो यानी कि डिवाइस बूट होने की कोशिश कर रही है। ठीक है, पावर ऐसी बूट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो है ना, बूट नहीं हो पा रही। तो वो भी उसकी जो वजह मैंने आपके साथ सारी डिस्कस कर दी है वो। तो अभी यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान देना है कि अभी मैं पावर बटन प्रेस करूँगा तो फिर आपको बताऊँगा। अभी पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ मैं, तो ये देखा अभी डिवाइस हमारी बूट कर गई। तो सेम इसने वही रीडिंग ली थी, इसने नॉर्मल रीडिंग ली थी। मैं अभी यहाँ से डिस्कनेक्ट करके दोबारा आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये इसकी नॉर्मल रीडिंग थी। जैसे ये पहले रीडिंग ले रहा था, ये 50 से स्टार्ट कर रहा है, अभी भी 12, 40, ये देखें। तो ये इसकी अभी नॉर्मल रीडिंग थी। ठीक है, इसने रीडिंग लिया अभी यहाँ से, इसने स्टार्ट किया, यानी कि 50 से स्टार्ट किया, 12, 50, 40, 50 से स्टार्ट किया, और 140 के बाद इसने डायरेक्ट जो है ना 200 से ऊपर अबव चला गया। तो पहले ये इसी तरह रीडिंग लेता था, और 168 और 180, 185 के दौरान ये वहाँ पे स्टक हो जाता था, रुक जाता था। ठीक है, तो अभी हमारी डिवाइस प्रॉपर बूट कर गई है, सेट ऑन हो गया हमारा भी ये। ठीक है,
तो इस तरीके से आप कोई भी डिवाइस है, अगर उसमें आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई है तो इस तरीके से आप उस डिवाइस को रिकवर कर सकते हैं।